So again, how to solve numericals of class 10th based on mirror equation. So one more video I am uploading to how to solve the mirror numericals based on mirror equation. एक रिलेशन है u v और f के बीच में, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं अब करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और एक और क्वेश्चन में करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसमें मैं ऐसा क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, सारे क्वेश्चन सेम नहीं है। मैंने 4 क्वेश्चंस आपको अगर सॉर्ट आउट करने को दिए हैं तो 4 मेथड्स अप्रोचेबल हैं। अगर एक मेथड आप विथ कंसंट्रेशन उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो उससे रिलेटेड आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। और मेन में आपको जो ऑब्जेक्टिव है इस न्यूमेरिकल सीरीज को डालने का 10th क्लास में, आपका एमसीक्यू लेवल जो है वो भी हाई हो जाएगा। कई रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से अब मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन डाल रही हूँ वो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, मैंने आपको बोला था हाईलाइटर लीजिए और सबसे पहले हाईलाइट कीजिए हमारा मिरर कौन सा है, और हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो मिरर है वो है कॉनकेव मिरर, और इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब ये न्यूमेरिकल एनीहाउ कॉनकेव मिरर पर बेस्ड है, और अगर कॉनकेव मिरर पर ये इक्वेशन बेस्ड है तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये साइन कन्वेंशंस कौन से फॉलो करेगा, ठीक। लेकिन फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है। आराम से आप यहाँ f की वैल्यू डाल दीजिए, f विल बी -20 सेंटीमीटर। एक ही न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है जिस पर हम साइन लगा सकते हैं। उसके बाद उसने बोला इमेज फॉर्म्ड इज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज इज मैग्निफाइड 3 times। मैग्निफिकेशन इज थ्राइस, मतलब मैग्निफिकेशन इज थ्राइस, मतलब साइज ऑफ इमेज विल बी 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी आप देखो इसमें एक बहुत ही थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है कि हमको 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के निकालना है। क्यों निकालना है? अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट तो हम 2 जगह क्यों रखेंगे, एक ही जगह पर हमारे पास बनता है। अब मैं आपको इसमें एक छोटा सा स्केच बना के दे रही हूँ, और वो स्केच हमारे पास ऐसा चल रहा है कि अगर हमने कॉनकेव मिरर लिया और हमने ये जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड फोकस रखा, तो जो हमको इमेज मिलती है वो मिलती है रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। ये कंडीशन आपने पढ़ी है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक रे सीधी गई पैरेलल निकल गई, ये भाई फोकस से निकल गई कहीं जाके, हमको ये जो इमेज मिलेगी बियॉन्ड सी ये बड़ी मिलेगी, मतलब यहाँ पर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ठीक है। तो कैन बी 3 times एट द सेम टाइम। एक कंडीशन और है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर की एक कंडीशन और है कि जब हम ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के रूप के बीच में रखते हैं तो इसकी जो एक इमेज है वो बिहाइंड द मिरर मिलती है, और जो इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर मिलती है वो भी मैग्निफाइड होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डायग्राम आप जो दो देख रहे हो उसके हिसाब से आपको वेरी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो दोनों तरफ की मैग्निफाइड इमेज फॉर्म करता है। रियल इमेज भी उसकी मैग्निफाइड हो सकती है और वर्चुअल इमेज तो उसकी मैग्निफाइड होती ही है। तो क्वेश्चन में हमारे पास
दो पॉसिबल डिस्टेंसेस ही निकालना है, दो पॉसिबल डिस्टेंसेस निकालना है ऑब्जेक्ट के। कब? जब एक बार वो मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा हो और एक बार वो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बना रहा हो, क्योंकि हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन रियल में भी मिल रहा है, मैग्निफिकेशन वर्चुअल में भी मिल रहा है। तो कभी आपको अगर MCQ आ जाए ऐसा कि a concave mirror forms a magnified image, the image can be real, can be virtual, can be real and virtual, none of the above। इस तरह का जब आपको एक MCQ मिलता है तो हम क्या डालेंगे? रियल एंड वर्चुअल, क्योंकि उसने माइनस और प्लस नहीं डाला। मैग्निफिकेशन जनरल टर्म में रखा है, तो मैग्निफिकेशन दोनों तरह का हो सकता है। तो आपका एक सिंपल MCQ यहाँ सॉल्व हो रहा है कि अगर एक कॉनकेव मिरर है, इट कैन फॉर्म अ मैग्निफाइड इमेज, द इमेज कैन बी नॉट ओनली रियल, नॉट ओनली वर्चुअल, बट कैन बी रियल एंड वर्चुअल। ये चीजें छोटी छोटी हैं बेटा, लेकिन हमको नहीं मालूम है क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होगा, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। ये इमेज भी मैग्नीफाइड बन रही ग्रेटर देन 1, पर ये जो बनेगी ये इन्वर्टेड बनेगी, और ये भी ग्रेटर देन 1 बन रही पर ये बनेगी इरेक्ट। ये डिफरेंस दोनों चीजों में आ रहा है। फाइनली हम इसके आगे बढ़े। ये तो बेसिक जो नॉलेज था वो मैंने आपको दे दिया। मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम को अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना है, और अगर नहीं डेवलप करते हैं तो फिर हमारी गाड़ी लुढ़क लुढ़क के ही चलना है। तो जब आप कोई चीज को पढ़ रहे हो, कोई चीज को समझ रहे हो, उसको विथ कंसंट्रेशन एक बार पढ़ो, एक बार सुनो, एक बार समझो और फिर एक बार करो, तब आपकी सारी दिमाग की जो बेसिक्स हैं क्लियर हो जाएंगी और यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अब मैंने यहाँ पर इसीलिए दो डिस्टेंस निकालने थे, तो मैंने दो केसेस लिए हैं। ये मैंने ले लिया है केस 1 और ये ले लिया है मैंने केस 2, क्योंकि यहाँ पर एक बार इमेज बनेगी, इमेज रियल बनेगी, एक बार बनेगी वर्चुअल। मैग्निफिकेशन हमारे पास रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। अब ये आपका एक और MCQ आ गया, मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज माइनस, प्लस, जीरो, नन ऑफ द अबव। आपको क्या लिखना है? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नन ऑफ द अबव। और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस होता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस डाला है। और जो जनरल फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का वो था -v/u, क्योंकि हमारे पास HI/HO दिया नहीं है। वैसे मैग्निफिकेशन हमारा ऐसा होता है HI/HO, ये जनरल फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, बट हम इस मैग्निफिकेशन को कट शॉर्ट करेंगे। हम यहाँ पर हमारे पास कहीं भी हाइट ऑफ इमेज, कहीं भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम इसको हटा देंगे। और वो क्या बोल रहा है? वो हमसे इमेज मैग्निफिकेशन देके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, और इसकी वैल्यू उसने 3u कर दी है, मतलब 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया है। तो आप चाहो तो ये पार्ट भी आप ले सकते हो, तो b = 3u आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ डाला है, m = -v/u, और m = -v/u निकाल के मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अब चूंकि यहाँ v और u की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम उसमें साइन कन्वेंशन नहीं डालेंगे। जब तक वैल्यू नहीं गिवन होती है तब तक हम साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं। एक ये चीज भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, जब तक वैल्यू नहीं गिवन है हम साइन कन्वेंशन दोबारा से अप्लाई नहीं करते। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला आ गया v = 3u। हमारा जो इक्वेशन था 1/v + 1/u = 1/f, ये हो गया 1/3u + 1/u = 1/-20, क्योंकि f की वैल्यू दे रखी है तो हम साइन कन्वेंशन के साथ डालेंगे। ये फाइनली आपका हो जाएगा u + 3u/3u² = 1/-20, और आप चाहो तो 3u²
4u इक्वल्स टू इंटू -20 इक्वल्स टू 3u स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर u स्क्वायर से कटा और यहाँ पर आ रहा है -80/3 इक्वल्स टू u। तो एक पॉसिबल डिस्टेंस आपका इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए मिल रहा है। अब आप कहोगे कि ये हमने -80/3 निकाला, आंसर सही है क्या? कि दिमाग में ये बात आएगी। हम इस इक्वेशन को यहां लेंगे, b इक्वल्स टू 3u, 3 इंटू -80/3, ये 3 से 3 का b इक्वल्स टू -80 आया। अगर b इक्वल्स टू -80 आया है, b अगर हमारा अपने आप से नेगेटिव आ गया है, it should be understood that the image formed will be in front of concave mirror at a distance of 80 centimeter. It will be real and inverted because it is coming with the negative sign. Magnification also we have taken negative. So like that you can justify your answer. That answer which you have done is totally correct. मैं आपको फिर से एक कॉमन कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूं, और वो कॉमन कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि जो हमने मैग्निफिकेशन लिया है, -3 लिया है, -v/u था। हमको यहाँ u नेगेटिव डाल सकते थे हम, लेकिन जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, आप प्लीज साइन कन्वेंशन नहीं अप्लाई करना। क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी, -3 करा है हमने इसको, v इक्वल्स टू 3u निकाला। इस इक्वेशन में हमने कहीं भी प्लस माइनस नहीं डाला, सिर्फ f के साथ -20 करा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो हम साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। और ये हो जाएगा आपका -80/3 इक्वल्स टू u। और जब हम इस u की वैल्यू, इस u की वैल्यू v इक्वल्स टू 3u में डालेंगे, तो v की वैल्यू ऑटोमेटिकली -80 आ रही है। दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर है? अभी हम आगे जा रहे हैं। हमने दूसरा केस अप्लाई किया है। दूसरा केस यहाँ पर आ रहा है वर्चुअल इमेज का, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों तरह की इमेजेस फॉर्म। अब आप इसको फिर फॉलो करोगे तो ये +3, और ये जनरल फॉर्मूला था हमारा, +3 इक्वल्स टू v/u, तो v इक्वल्स टू -3u हो जाएगा। और अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे 1/-3u प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/-20। ये हो जाएगा u प्लस ऑफ -3u अपॉन -3u into u equals to 1/-20. Here you will get -2u upon -3u square equals to 1/-20. क्लियर? ये u गया, -2 इंटू -20 अपॉन -3 इक्वल्स टू u आएगा, और ये u की वैल्यू हो जाएगी आपकी -40/3। अब आप फिर बोलोगे के लिए रियल इमेज के लिए भी -80/3 आ रहा था, वर्चुअल इमेज के लिए भी -40/u। क्या निकाला है हमने? u निकाला है। u will be always negative. u will be always negative, चाहे रियल इमेज बने चाहे वर्चुअल इमेज बने, u की वैल्यू तो नेगेटिव आना ही चाहिए। अब आप देखो, फिर आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि ये हमने -40/3 निकाला है, क्या हमारा आंसर सही है? आप इसी इक्वेशन को b इक्वल्स टू -3u में -3 इंटू -40/3 अगर आप करोगे तो b इक्वल टू ऑटोमेटिकली आपका +40 आ गया है। और b का वैल्यू अगर +40 आया है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। तो आपकी ये सेकेंड कंडीशन यहाँ जस्टिफाइड है। तो आप देखिए कि मैंने ये जो दो क्वेश्चन आपको करके दिए हैं, मतलब दो केसेस आपको करके दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, रियल इमेज। ओके, कैन कॉनकेव मिरर फॉर्म, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, वो मैंने आपको करवा दिया। फिर यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ यू। कैन image be virtual and real? Yes, it depends on the nature of magnification. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट आउट करवाया है। मैं आपको फिर से बोल रही हूं, ये जो मैंने मेथड अप्लाई किया है, बीच में लाइन खींच के केस 1 केस 2 डाल के, अब जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, डिवाइड करके, आधे पोर्शन में आपने रियल इमेज का पूरा आंसर निकाल दिया, आधे पोर्शन में आपने वर्चुअल इमेज का पूरा पोर्शन निकाल दिया। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन डाल दो, वो नोट आपका ये है कि गिवन वैल्यूज आपको मालूम चल गई। यहाँ से जब आप करोगे ये इस तरह से, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, क्वेश्चन मैंने आपको कल भी इसी चीज पे जोर दिया था कि प्रेजेंटेशन पर बहुत सारी मार्किंग पार्ट डिपेंड करती है। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली चीज है कि जो एग्जामिनर है उसको दोनों केसेस क्वाइट क्लियर है, इजीली आंसर से उसको समझ में आ जाएगा। वो जस्टिफाई भी आप चाहो तो करके बता सकते हो। एक और तरीका है कि आप इसको जस्टिफाई करके भी बता सकते हो कि यहाँ पर -80 आ रहा है v की वैल्यू, और यहाँ पर v की वैल्यू +40 आ रहा है, हमारा आंसर सही है। आप चाहो तो इसे जस्टिफाई भी कर दो, यहाँ पर u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल लो, यहाँ पर u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी निकालो। जब इसमें आप v की वैल्यू निकालोगे -80 आएगी, जब इसमें v की वैल्यू अब आएगी तो +40 आएगी। तो ऑब्वियसली आप नीचे लिख सकते हो कि रियल इमेज बना रहा है, ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, इसलिए दो पॉसिबल डिस्टेंस हमारे क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा -80/3, दूसरा हमारा हो सकता है -40/3। तो आप कह सकते हो फाइनली हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए कंक्लूजन लिखने की। कंक्लूजन लिखने की कोशिश करने का मतलब ये है कि जब आपका पूरा आंसर फाइनलाइज हो जाए तो आप लिख सकते हो फॉर u equals to -80/3 we will get a real image, and for u equals to -40/3 we will get a virtual image. And if you want, if you are having time, अगर आपके पास समय है तो नीचे आप दोनों का जस्टिफिकेशन डाल दो, एक में आप -80 जस्टिफाई कर दो, एक में आप +40 जस्टिफाई कर दो। आंसर आपका बिल्कुल सही है एंड मेथड ऑल्सो आपका बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लास 10th की सीरीज मैंने जो चालू करी है। मैं अभी आपको रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा समझाऊंगी, बट न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझ लो। एक न्यूमेरिकल 101% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। अभी जो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ लिखा है 4.7 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर needle placed at 12 centimeter from convex mirror of focal length 15 centimeter. So I have underlined, मैंने underline किया 4.5 centimeter, that means it is 4 HO 4.5 and F equals to +15 centimeter because it is focal length of convex mirror. That is why I have specified the convex mirror, and U it is -12. So you see, when we are having a convex mirror, this is the shortcut method to find out the sign convention. F will be positive, R will be positive, U will be negative, and we have to find out the value of V. क्या निकालना है हमको? V की वैल्यू निकालना है। ठीक, अभी हम इसमें आगे चलेंगे। मिरर इक्वेशन है 1/V + 1/U equals to 1/F था। F इसको मैंने आपको शॉर्टकट दिया था 1/B equals to 1/F minus 1/U and V equals to UF/U minus F हो जाएगा। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था जिससे हम V की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और देन आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ U। नाउ U इज -12, V is here +15 divided by -12 plus 15. Finally, you are getting -12
-12 प्लस 15, ये मल्टीप्लीकेशन है, मीन्स इट विल कम -12 into 15 divided by minus of 27. -12 minus 15, it will become minus and 27, it will be cancelled, and this is the value of v, and v here comes 3 5s are 15 and 3 9s are 27 and 3 4s are 12 and 3, so you are getting 20 upon 3, that also with the plus sign. You see, 3 5s are 15, 3 9s are 20, 3 9 27, so we will get here 9, and then 3 3s are 9 and 3 4s are 12, so you are getting 20 upon 3. Now the value is coming here plus of 20 upon 3, that means the image will be formed at 6.667 centimeter. Approx it is coming. What was the focal length here? Focal length was plus of 15. That means the image which is formed here between P and F. What is the focal length? Plus 15. B and F behind mirror. That is virtual and erect. That is virtual and erect. So please keep in mind this image which is formed between P and F. Now the thing comes here, the importance of the question. What happens as the needle is moved further from the mirror? So here we have placed the mirror at 12 centimeter. लेकिन हम इसको अगर और दूर लेके चले जाएं तो हमारी इमेज कितने दूर तक जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखना. हमारे पास एक, ये जब आपको इमेज फॉर्मेशन वाले डायग्राम्स आपने बनाए हैं तो इन्फिनिटी, फॉर इन्फिनिटी इमेज was formed at focus. For infinity, image was formed at focus, because whenever the condition is like that, rays are coming from infinity, all the rays appears to diverge from focus. So what is the range for the formation of image in case of convex mirror? वो आएगा आपका पोल से फोकस तक, बिटवीन P and F. So even if you are moving from the mirror the needle, what will happen? The image may be formed on focus, not beyond focus. तो आपको ये एक important part है जो ध्यान रखना है, which can be there for MCQ also, और उसमें आपको ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा इमेज फोकस पे बनेगी, तो इसकी जो रेंज है इमेज फॉर्मेशन की, इट लाइज बिटवीन फोकस एंड पोल. तो इमेज डिस्टेंस कभी भी फोकल लेंथ से ज्यादा नहीं आएगा फॉर एनी लोकेशन ऑफ इमेज in front of the convex mirror. तो ये पार्ट जो था डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इफ द इमेज इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर का समझाया. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया क्योंकि यहाँ पर एक टैग लाइन थी. वो टैग लाइन आपके लिए इस न्यूमेरिकल के साथ साथ एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड कहीं भी एप्लीकेबल हो सकती है. वो ये पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द रेंज ऑफ इमेज which is formed by convex mirror when object is placed in front of convex mirror. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इमेज की रेंज पोल से फोकस, पोल और फोकस, ज्यादा से ज्यादा इमेज फोकस पे बनेगी, बियॉन्ड फोकस. अब कभी वो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, एंड इमेज फॉर्म्ड इज एट 30 सेंटीमीटर. Whether the condition is satisfied or whether the situation is valid, तो आप लिख सकते हो no, because image cannot be formed beyond focus. फोकस के बाद इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में पॉसिबल नहीं है.
तो इस तरह से ये आपका एक और न्यूमेरिकल है विथ जस्टिफिकेशन and with a numerical reasoning, with MCQ reasoning, all the way you will find it appropriate for your board exam. Clear? तो ये दो न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाए हैं और दोनों ही न्यूमेरिकल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, NTSC जो भी आप फेस करते हैं, जो भी एग्जाम्स आप देते हैं, उसके लिए मैं वही आपको बोल रही हूँ कि आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। और आपके लिए ये न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, ये फियर फैक्टर नहीं है। फिजिक्स में आपको डरना छोड़ना ही होगा और ये डर जब खत्म हो जाएगा तो आप इसको एंजॉय करोगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पर जाइए। 1 सेकंड लगेगा आपको ये डायग्राम बनाने में, लेकिन इस डायग्राम को बनाने के बाद आपके शायद सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। तो हमेशा डायग्रामेटिक अप्रोच अप्लाई करो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले एक छोटा सा डायग्राम, रफ स्केच, नहीं पूछा है, एक पेंसिल उठाओ, हल्के से हाथ से एक रफ स्केच खींचो। आपको स्केल से मेजर करके नहीं बनाना है, लेकिन उससे आपको ये मालूम चल जाएगा क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कहाँ तक इमेज बनेगी, कहाँ तक रेंज है, इसके बाद बनेगी कि नहीं बनेगी। इसमें भी मैंने आपको पहले दोनों डायग्राम बताए थे या नहीं बताए थे, उसके बाद मैंने आपको पूरा जस्टिफिकेशन बताया या नहीं बताया। इसी तरीके से आप इसमें भी सॉर्ट आउट कीजिए, आपके लिए ये क्वेश्चंस दोनों आसान हो जाएंगे। इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल आपको किसी भी बुक में मिले वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मे बी कोशिश करूंगी एक और पार्ट आपके लिए पुटअप करने की। मैं इसलिए 2 ही न्यूमेरिकल करवाती हूँ और ऐसे न्यूमेरिकल करवाती हूँ जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो आप 2 न्यूमेरिकल विद इन हाफ एन आवर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए 2 ही न्यूमेरिकल करवाती हूँ और अच्छे से समझा भी देती हूँ। और नेक्स्ट सेशन में 2 न्यूमेरिकल और करवाऊंगी। आपके मिरर इक्वेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो मुझे लगता है सारे क्लियर हो जाएंगे एज पर माई अप्रोच। बाकी आप जाने, आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करना है, आपको सिंसियरिटी दिखाना है, ठीक है ना। और जितना सोना तपता है उतना ही निखरता है, ऐसा एक है। मतलब जो गोल्ड है वो जितना हीट करते हैं उतना ज़्यादा वो चमक आती चली जाती है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल्ड की, वो मालूम है आपको? नोबल मेटल है। नोबल मेटल वो होते हैं जो केमिकली इनएक्टिव होते हैं, है ना, केमिकली इनएक्टिव होते हैं। तो गोल्ड नोबल मेटल है तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता तो उसकी चमक कभी नहीं खोती। तो यहाँ पर जो नोवेल्टी स्टूडेंट में होना चाहिए वो होना चाहिए कंसंट्रेशन पावर की। अगर आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आप 100% कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे तो आप भी एक नोबल स्टूडेंट हो। और अगर नोबल स्टूडेंट हो तो निश्चित रूप से उसके बाद अगर आप मेहनत करते हो तो आप निखरोगे। जितना आप निखरोगे उतनी ज़्यादा चमक आपके रिजल्ट में दिखाई देगी। थैंक यू फॉर टुडे।